हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम फिर से चर्चा करेंगे एक टॉपिक की जो सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट के हिसाब से भी सीजीटेट, ऑल स्टेट टेट वर्ग 1, 2, 3, ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो इस पर जो आज चर्चा की जाएगी तो इसके दो पार्ट हैं। एक समाज सुधार आंदोलन है, लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे उसी का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत सती प्रथा पर, विधवा पुनर्विवाह पर और बाल विवाह पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक नियम बनाया गया, ठीक उसी प्रकार विधवा विवाह का पुनर्समर्थन किया गया और बाल विवाह रोकने के लिए भी एक नियम बनाया गया। तो यहाँ से सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है। तो इन तीनों चीज़ों पर आज चर्चा होगी। अगले दिन हम क्रमशः पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज, वहीं दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज और यंग बंगाल को भी हम डिजेरियो साहब का देखेंगे। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं। तो यदि हम सती प्रथा की बात करें तो इसका अंत करने के लिए जो प्रयास था, तो पहला प्रयास था राजा राम मोहन राय जी का, जिन्होंने एक दुर्दैवी भरी कहानी देखी, स्वयं अपनी आँखों के सामने देखा। जैसे कि 1811 या 12 में लोगों ने क्या किया, उनकी भाभी को ही क्या कर दिया, उनके भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी को सती प्रथा जैसी कुरीतियों में क्या किया गया, सती कर दिया गया। तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि इस कुरीति को अब वो समाप्त करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया और 1820 में उन्होंने ईसा के नीति विजन शांति और खुशहाली नामक प्रकाशन किया। वहीं 22 में बात करें 1822 में तो हिंदू उत्तराधिकार नियम का भी प्रकाशन उनके द्वारा किया गया। लेकिन मुख्य रूप से जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो सती प्रथा की यदि बात करें तो इस कुरीति का अंत करने के लिए क्या हुआ, 20 अगस्त 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना और 1829 में नियम नंबर 17 इसके तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसके लिए 1800 आप याद रखेंगे, 1829 में नियम नंबर 17 को, ये डेट आप याद रखेंगे इस सन को और इस नियम को, क्योंकि क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा 1829 में नियम नंबर 17 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। वहीं हम यदि बात करें तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। और यदि अब हम बात करें किसकी, बाल विवाह की, तो बाल विवाह के लिए जो मुख्य रूप से कार्य रहा तो ब्रह्म समाज के अंतर्गत ही, लेकिन ब्रह्म समाज का जब बंटवारा हो जाता है तो उसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज, तो भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसके ही प्रयास से, अर्थात केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही कब 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत 14 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष के लड़के के विवाह को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से बाल विवाह पर ये एक्ट बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे, सन 1872 नेटिव मैरिज एक्ट किनके प्रयास से, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यह उपलब्धि मिल पाई। इस प्रकार से बाल विवाह को रोका गया। और इसमें इसको भी याद रखेंगे कि कितनी उम्र निर्धारित की गई, तो इसके तहत 14 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष के लड़के का विवाह ही संभव है।
तो इसमें मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बाकी हम ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को कल पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। मुख्य रूप से इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो उसको आप याद रखेंगे 1829 नियम नंबर 17। वहीं यदि हम बात करें बाल विवाह का तो 1872 नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के द्वारा, और सती प्रथा राजा राम मोहन राजी के द्वारा। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसे रही होंगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। ये आज की बात हो रही है कि आज की जो लड़कियां हैं लड़कों के साथ पढ़ती हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक साथ जाती हैं और नौकरियां भी साथ में करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, अर्थात शादी करने के लिए किसी जाति बंधन में अब वो नहीं बंधी हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो नाबालिग ना रहें। जब तक वो बालिग नहीं हो जाती हैं तब तक शादी नहीं हो सकती है कानूनी तौर पर वर्तमान में। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। तो अमीर और गरीब की खाई को भी इसमें बताया गया है। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। तो इस प्रकार से वर्तमान और जो इतिहास में घटनाएं घटी हैं उनको जोड़ कर इसमें बताया गया है। वहीं हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो 200 साल पहले हालात बहुत क्या थे, भिन्न थे, अलग थे। भिन्न मतलब अलग थे। ये अभी की चर्चा है कि अब सारी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन 200 साल पहले की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती से क्या करते थे, मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आता है कि सती किसे कहा जाता था। तो जो महिलाएं स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई, किसके, पति के साथ चिता में जल गईं, उन्हीं को हम सती कह करके उनकी महिमा मंडित बखान किया करते थे। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है। ये आदमी है, ये महिला है और महिला को ये धक्का दे रहे हैं, ये आग है। आप इसको देख सकते हैं, चिता जल रही है, उसमें ये महिला जाकर के बैठती है। ये दिखाया गया है आपको डायग्राम में भी कि सती प्रथा किस प्रकार एक भयावह कुरीति थी। ये बाल थाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है सती प्रथा का, जिसको इसमें दिखाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था। तो आप इसको भी याद करेंगे, सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी क्या होगी, विधवा हो जाएगी। इस प्रकार से उस समय शिक्षा भी बहुत नहीं दी जाती थी कि पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ये सारी कुरीतियाँ थी। अब इस कोट में बताया गया है, भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में है, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी क्या थे, बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची
जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम को सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं में पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो इस प्रकार उस समय जो जाति प्रथा थी, तो किस प्रकार वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें कितनी घटिया सोच थी, इसको बताया गया है। स्त्री शिक्षा को भी बताया गया है, सती प्रथा को बताया गया है। उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें निम्न जाति के लोगों की स्थिति को बताया गया है कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था, कौन कौन सी कुरीतियाँ उस समय व्याप्त थी। जैसे कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, ये प्रथम उच्च कुल माने जाते थे। उसके बाद व्यापार और महाजनी वाले, जो वैश्य कहा जाता था जिनको। उसके बाद फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था, और इस श्रेणी को सबसे निचली पायदान माना जाता था, जो गांव शहरों में साफ़ सुथरा रखती थी गांव शहर को। ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, जिसकी वजह से उनकी जाति क्या होती थी, भ्रष्ट हो जाती थी। और ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को क्या समझते थे, अछूत। तो ये सारी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं क्वेश्चन के तौर पर कि वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। और जो ये अछूत जाति थी, शूद्र, तो इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। और जहाँ सवर्ण जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय जिन कुओं में पानी निकालने का कार्य करते थे, पानी पीते थे जिन कुओं से, वहाँ पर इनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। और ना ही जहाँ तालाब घाट थे नहाने की, तो इनको छूट वहाँ नहीं थी। इस प्रकार से इनका शोषण हो रहा था। तो ये 200 साल पुरानी इतिहास की घटना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे क्या हुए, बदलने लगे। 19वीं 20वीं सदी में बहुत सारे कायदे कानून, नज़रिए धीरे धीरे क्या हुए, बदलने लगे। अब आइए कुछ परिवर्तन कैसे हुए देखते हैं। जो कि शुरू में आपको बताया था कि इसमें से सती प्रथा और जाति प्रथा जो है, और आपकी जो बाल विवाह प्रथा, ये सारी प्रथाएं धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू होगा। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, अब देखते हैं कौन से कदम उठाए गए। तो 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा भी होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। तो जो पिछली कक्षा में थी, कक्षा 7 की एनसीईआरटी में, तो उसमें जो है तो कागज़ की कमी थी, कागज़ का उतना ज़्यादा, और प्रिंटिंग का उस समय आविष्कार ही हुआ था, इसलिए भारत में उतना ज़्यादा चलन नहीं था। लेकिन जब 19वीं और 20वीं सदी आती है, तो कागज़ में छपने की जो कला होती है, प्रिंटिंग मशीनों की, उनकी क्रांति हो जाती है। औद्योगिक क्रांति चूँकि विदेशों में आ जाती है और औपनिवेशिक था भारत, इसलिए यहाँ भी छपाई का कार्य बहुतायत में किया जाता है। इसलिए अब विचार, अभिव्यक्ति, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और इस प्रकार की कुरीतियों के प्रति क्या करेंगे, सुधार का कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में है, इस तरह से बहसें अक्सर भारतीय
सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जो कि मैं आपको अभी चर्चा में बताया था कि इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की ब्रह्म सभा का गठन भी किया था। तो इसको आप याद रखेंगे कि ब्रह्म सभा का गठन किसने किया, तो ये क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय ने। जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से, जिसे बाद में क्या हुआ, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक जो थे, इन्हें इसीलिए सुधारक कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो उस समय रूढ़िवादी अत्यंत प्रचलित थी, इसलिए लोगों को समझाना बहुत कठिन था। लेकिन आखिर बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका अंत किया था। फिर एक गतिविधि है कि यदि आप उस ज़माने में होते कि आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र, पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस प्रकार चर्चाएं चलती थीं। तो ये क्रियाकलाप है, गतिविधि है बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें है राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता समानता के पक्षधर में थे। उन्होंने इस बारे में भी लिखा किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उन्होंने इस प्रकार की कुरीतियों को उजागर किया, समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। आप उनकी एक तस्वीर देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय, रेमब्रांड पील द्वारा बनाया गया ये चित्र है। तो इस प्रकार से परिवर्तन की ओर कैसे परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, उस पर चर्चा हुई। अब हम देखेंगे विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया। तो राजा राम मोहन राय इस प्रकार से काफ़ी दुखी थे कि विधवाओं को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। किसके खिलाफ? सती प्रथा के खिलाफ। जैसा कि आपको चर्चा में बताया था कि इन्हीं के प्रयास से 1829 में नियम नंबर 17 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो अभी चर्चा आएगी, तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे किनके प्रयास से सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी, किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, प्राचीन इतिहास को हमने पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर क्या हुआ, पाबंदी लगा दी गई। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1829 नियम नंबर 17। ये क्वेश्चन आ जाता है नियम नंबर डायरेक्ट लिख करके, तो इसको आप अपनी नोट्स में नोट करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। तो राजा राम मोहन राय इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जो रणनीति इन्होंने अपनाई, बाद के जो समाज सुधारक हुए उन्होंने भी इनसे सीख ली और उन्होंने भी इसको जारी रखा। किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे। वे अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के क्या है, खिलाफ है। तो इस प्रकार से पहले वे शास्त्रों का भी अध्ययन करते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में
कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने पीठ पर एक कुंदा डाल करके लटक रहे हैं, अपने को कष्ट दे रहे हैं। अब हम देखते हैं सती प्रथा का अंत। आपने देखा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय को। बाकी इसका फुल डिटेल कल राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जी का, उनका फुल डिटेल अब और इंटरेस्टेड लेक्चर आएंगे। पूरा जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो अब इस कड़ी में जुड़ जाएगा। तो पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते थे। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाज के समर्थक आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक और सती विरोधी दो तरह के। तो औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद भी अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सोचो कितनी भयावह स्थिति रही होगी। लकड़ियों से कसकर बांध दिया जाता था कहीं भाग न दे, क्योंकि वो जिंदा रहती थी। अब देखेंगे सती विरोधी। तो आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने पर सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? तो जो सती विरोधी थे उन्होंने इस प्रकार वक्तव्य दिया, और जो सती के समर्थक थे तो उन्होंने वक्तव्य दूसरा दिया कि उन्हें बांध दिया जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो उदाहरण के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया और 1856 विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी क्या किया? विरोध किया, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो इस प्रकार से 1856 को याद रखेंगे, जो विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ। तो विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ? 1856। यह डेट आप इस सन को आप याद रखेंगे। एक 1829 नियम नंबर 17 सती प्रथा का अंत। उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह को समर्थन, उसके लिए कानून 1856। किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और वो किसके सहयोग से था जो सती प्रथा का अंत? वो राजा राम मोहन राय। फिर है नेक्स्ट पैरा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम को आप याद रखेंगे। पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का क्या किया? समर्थन किया। तो आप इनको तीनों को याद रखेंगे। एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नंबर 1, नंबर 2 मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में कौन? वीरेश लिंगम पंतुलु, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो आर्य समाज के स्थापक या संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनको यह भी क्वेश्चन आता है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, तो इनको भी आप नोट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। तो रूढ़िवादी इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनका बहिष्कार करते थे और विरोध करते थे। और उस समय महिलाएं भी कम थी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं सती हो जाती थी। अब हम देखते हैं एक नया बिंदु। तो अभी आप विधवा
विधवा पुनर्विवाह, उसका समर्थन, सती प्रथा का अंत, दोनों को आपने देखा। अब हम देखेंगे क्या लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, अर्थात अब समाज में और सुधार होता है तो लड़कियां भी अब स्कूल जाने लगेंगी, लड़कियों की शिक्षा के लिए द्वार खुल जाएंगे। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर, अभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आया था, वही है कलकत्ता में विद्यासागर, बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। 19वीं सदी के मध्य में जब हम इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। तो इस प्रकार से कितनी रूढ़िवादी थी उस समय कि लोगों के इतने गंदे विचार थे कि इनको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, इनको पढ़ने नहीं जाना चाहिए, घर से निकलना नहीं चाहिए, काम करने देना चाहिए घर का। फिर भी कुछ जो शिक्षित पिता था और एक पति था, उनकी देख रेख में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और कुछ महिलाएं स्वयं ही पढ़ना सीख गईं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो कई महिलाओं पढ़ना लिखना जब सीख जाती हैं तो क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की चिमनी में क्या किया था, चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज में ज्योतिबा राव क्या थे, फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो इनको भी आप याद रखेंगे। आर्य समाज के बाद जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया तो वह थे ज्योतिबा राव फुले, महाराष्ट्र के थे। अब हम देखें तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ज्योतिबा राव फुले को। इन्होंने खुद अपनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया था और शहर में जाकर के फिर छोड़ दिया गया था, इनको भी गांव के लोग निष्कासित कर दिए थे। फिर है उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं जो थी अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू में उपन्यासों का क्या हुआ, सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी क्या करें, पढ़ें। इस प्रकार से हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। यहाँ कुछ हिंदू विश्वविद्यालय की महिलाएं हैं। 19वीं शताब्दी में जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता है लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में था जहाँ वहाँ शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी, वही शिक्षा लड़कियों को भी दी जाती थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट महिलाओं के बारे में। महिलाएं लिखने लगीं, अब जब शिक्षित हो गईं तो वे अपने बारे में खुद लिखने लगीं, जो कमियां थीं समाज में उनके बारे में लिखने लगीं। तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता, तो इनको आप याद रखेंगे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन को। भोपाल की जो बेगम थी ये अलीगढ़ में लड़कियों के लिए क्या किया, प्राथमिक स्कूल भी खोल दिए। तो उन्होंने उदारता का परिचय दिया। और पटना में जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। वहीं रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं औरतों के निचले दर्जे में
रखा है। जो प्रत्येक धर्म के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, प्रत्येक धर्म के जो नेता हैं धार्मिक, उन्होंने औरतों को क्या किया है, डरा धमकाकर निचले दर्जे में रखा है। तो इस प्रकार से अब औरतें लिखना शुरू कर देंगी और लड़ना शुरू कर देंगी। तो नेक्स्ट पैरा में है 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगीं। कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गईं, बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई। तो इनको आप याद रखेंगे, ताराबाई शिंदे को। तो क्वेश्चन आता है कि किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित करी, तो ताराबाई शिंदे। यहाँ पे रमाबाई भी दी गई हैं, इनका भी डायग्राम दिया गया है, पंडित रमाबाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो संस्कृत के महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों के हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथे अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो इस प्रकार से इन्होंने एक महान कार्य किया। जो विधवा गृह की स्थापना करी इन्होंने, तो जो ससुराल से निष्कासित या अत्याचार झेल रही महिलाएं थीं, उनके लिए पनाह की जगह थी वो। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया समाज सेवा के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इनको आप याद रखेंगे। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बुबोला हुए। और उदाहरण के लिए अब इसमें देखेंगे, बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति क्या हो रही है, भ्रष्ट होती है और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। तो दोनों ही धर्म क्या थे, चिंतित थे, परेशान थे, किससे महिलाएं पाश्चात्य की ओर जा रही हैं, अर्थात ब्रिटिश के तौर तरीकों को सीख रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक कुछ महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित कर 20वीं सदी की शुरुआत में से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए क्या किया, राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। तो पहले महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो वोट डालें। तो मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में महिलाओं ने आंदोलन किया और कानून बनाने के लिए दबाव बनाया। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग की। समानता की क्या की, मांग की, समर्थन किया उनका। और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। जैसे ही स्वतंत्र होगा देश, तो पुरुष और महिला दोनों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से महिलाओं की शिक्षा, उनके जो अधिकार हैं वोट डालने का, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने समर्थन किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो बाल विवाह के विरुद्ध कानून, तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 1872 में ये आएगा नेटिव मैरिज एक्ट, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा ये सुधार करवाया जाएगा। तो महिला संगठनों ने विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1829 में
बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब? 1829 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। तो इसको आप याद रखेंगे। 1829 बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1829। उम्र कितनी रखी गई? तो 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी क्या होगी? नहीं की जा सकती है। ऐसा नियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया। यह उम्र बाद में घटा करके कम कर दी गई। ये उम्र जो है बाद में तो ये कम कर दी गई, 13 वर्ष की लड़की कर दी गई। अब 8 साल की दुल्हन चित्र में आप देख सकते हैं, ये 8 साल की दुल्हन है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। विशेष रूप से जनजातीय इलाकों में आज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो याद रखने योग्य बात है तो इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ यह चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम कल पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्प पहुंचाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।